हेलो माय डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद ठाकुर क्लासेस। आज मैं पढ़ा रहा हूँ वो जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसी का लास्ट वीडियो है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पहले वाले वीडियो में प्यूरिफिकेशन पढ़ा चुका हूँ आपको, क्वालिटेटिव एनालिसिस बता चुका हूँ। अब क्वांटिटेटिव मीन्स किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एलिमेंट अगर प्रेजेंट है, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्लियर हो गया कि प्रेजेंट है, तो कितना परसेंट प्रेजेंट है। मीन्स क्वांटिटेटिव का मतलब होता है परसेंटेज अमाउंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंट कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना सल्फर है, कितना फास्फोरस है, हेलोजन है, उसके परसेंटेज के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मीन्स कितना क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब सबसे पहला हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का। कार्बन और हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसको पता करने का सबसे बेहतरीन मेथड है वो है कंबशन प्रोसेस। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन कराओ, जितना भी उसमें कार्बन होगा सब CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना भी हाइड्रोजन होगा सब सब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इसलिए हम लोग इनका कंबशन कराते हैं, लेकिन इसके कंबशन प्रोसेस में हम लोग एक्सेस ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में कंबशन होता है, लेकिन साथ में हम लोग कॉपर ऑक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड हमारा जो है कॉपर 2 ऑक्साइड, इसका इस्तेमाल करते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं, क्योंकि क्यूप्रिक ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कंबशन प्रोसेस भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन ज़्यादा प्रॉपर होता है। इसलिए हम लोग क्यूप्रिक ऑक्साइड मीन्स कॉपर 2 ऑक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं कंबशन में। अब ये करते कैसे हैं, तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक नोन अमाउंट ले लेते हैं, जो वेट रहता है मीन्स हमारा पता रहता है कितना ग्राम है, कितना ग्राम है या कितना अमाउंट है पता रहता है। अब उसको लिए उसका कंबशन शुरू किए। अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन मुझे अभी कार्बन हाइड्रोजन का क्या करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, उसके क्वांटिटी का पता करना है। तो मैं दिखा रहा हूं कि वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो ये है, एक्स कार्बन है और वाई हाइड्रोजन है। ये एक्स वाई का हमें निकाल देना है, वैल्यू क्या है, वैल्यू निकल जाएगा तो परसेंटेज मिल जाएगा। तो इस कंपाउंड का मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन हाइड्रोजन है उसका कंबशन हो रहा है, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है कंबशन का। ये जो XY4 लिख रहे हो ये सब बैलेंसिंग है, क्योंकि रूल होता है कंबशन में कि जितना भी कार्बन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा ऑल विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2। तो X कार्बन है तो X CO2 बन गया, जितना हाइड्रोजन होगा Y हाइड्रोजन है तो उतना वाटर बन जाएगा, तो Y/2 वाटर हो गया, क्योंकि 1 वाटर में 2 हाइड्रोजन रहता है, इसलिए Y हाइड्रोजन है तो Y/2 वाटर फॉर्म होगा। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे CO2 में कितना ऑक्सीजन चाहिए, एक CO2 को 2 ऑक्सीजन, तो एक CO2 है तो कितना चाहिए 2x ऑक्सीजन चाहिए। 1 वाटर हैज 1 ऑक्सीजन, सो Y/2 वाटर नीड्स Y/2 ऑक्सीजन, तो 2x ऑक्सीजन चाहिए CO2 के लिए और वाटर के लिए Y/2 ऑक्सीजन चाहिए। दोनों को मिला दो तो कितना हो जाएगा जी, 2x प्लस Y/2 ऑक्सीजन राइट साइड में है, तो 2x प्लस Y/2 लेफ्ट साइड में लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे तो O2 है, इतना लिखेंगे तो दुगना हो जाएगा, तो इससे क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2x का क्या बन जाएगा x, और Y/2 क्या बन जाएगा Y/4, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x प्लस Y/4 O2। ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है, तो हो गया। अब हम लोग इस फार्मूला से, अब होता है एक्सपेरिमेंट से हमें X2 और सॉरी CO2 और वाटर का मास पता रहेगा, CO2 वाटर का मास पता हो जाएगा, तो उसे हम लोग पता कर लेंगे कि इतना में कितना ग्राम कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है। तो इस तरीका से कार्बन हाइड्रोजन का मास पता हो जाएगा, फिर परसेंटेज निकल जाएगा। हमें पूरे कंपाउंड का मास पता है, तो हाइड्रोजन और वाटर और हाइड्रोजन और कार्बन का मास पता चलते परसेंटेज निकल जाएगा। अब CO2 का अगर मास पता हो, कितना CO2 फॉर्म हो रहा है, CO2 यहाँ पे कितना ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, और हमारा वाटर कितना ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, अगर पता हो जाए, जैसे मान लिया यहाँ पे CO2 हमारा M1 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है और वाटर हमारा M2 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। CO2 वाटर का अगर मास में पता हो गया तो उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, और M मैं मान ले रहा हूं यहाँ पे, लेट M इज इक्वल टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंपल है उसका मास M है, और M1 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हुआ और M2 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो इससे कैसे निकालेंगे हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग मेथड इस्तेमाल करेंगे
जो स्टोकियोमेट्री में मीन्स 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। अब इसका बस के पता करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि CO2 का CO2 का मोलेकुलर मास कितना होता है। CO2 का मोलेकुलर वेट होता है 44 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 और कार्बन का 44 ग्राम हो गया। अब 44 1 मोल CO2 में कार्बन कितना है 1 है, मीन्स 12 ग्राम है, मीन्स 12 ग्राम हमारा कार्बन है 44 ग्राम CO2 में, मीन्स 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है। तो M1 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन प्रेजेंट होगा, तो 12/44 इंटू M1 ग्राम कितना प्रेजेंट होगा। तो ये हमें पता चल गया कि M1 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन है। अब कार्बन का मास पता चल गया, टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास M है, तो परसेंटेज निकाल देना है। तो परसेंटेज मास ऑफ C इज इक्वल टू परसेंटेज मास ऑफ C इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कितना हो जाएगा बाबू, मास ऑफ कार्बन बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो कार्बन का मास, इसको मैं मिटा रहा हूं, कार्बन का मास कितना है 12/44 इंटू M1, ये कार्बन का मास है। अब इस मास में किससे डिवाइड कर देंगे जी, जो हमारा मास है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना M है, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकल गया परसेंटेज मास ऑफ कार्बन। इसी तरीका से परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे, सेम कहानी इसमें भी। अब यहाँ पे वाटर है, वाटर का मोलेकुलर वेट कितना होगा 18 ग्राम। तो अब 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, मीन्स 2 ग्राम हाइड्रोजन, 18 ग्राम वाटर हैज 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो कितना ग्राम यहाँ पे M2 ग्राम वाटर में, हाउ मेनी हाइड्रोजन, द 2/18 इंटू M2 ग्राम हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास पता चल गया, M2 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन का मास इतना हो गया। अब निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर वही मेथड, परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के मास में ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/18 इंटू M2 बाई M इंटू क्या हो जाएगा 100 हो गया परसेंटेज। तो इस तरीका से हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन अब इसको मैं थोड़ा सा यही बता रहा हूं कि M1 M2 कैसे निकलेगा। जो मैं बताया कि CO2 का मास M1 है, वाटर का मास M2 है, तो ये आपको कैसे पता चला। तो इसके लिए प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कंबशन रिएक्शन बेसिकली होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सेटअप चेंज है, देखो ये ट्यूब रहता है जो कंबशन ट्यूब कहलाता है। इसमें हम लोग प्योर ऑक्सीजन गैस यहाँ से डालते हैं, इसमें ब्लोन करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन गैस का रिक्वायरमेंट है कंबशन के लिए। यहाँ पे एक बोट शेप में प्लैटिनम का वेजल रहता है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखते हैं, और नीचे से उसको क्या करते हैं, उसको हिट करते हैं, यहाँ पे हिट करते हैं। फिर ऑक्सीजन गैस इधर जा रहा है, यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हिट हो रहा है, तो दोनों का मिल करके क्या होगा, कंबशन शुरू हो जाएगा। कंबशन होने के बाद वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा और CO2 गैस प्रोड्यूस होगा, दोनों गैस के फॉर्म में रहेगा, इस तरह से निकलेगा। इस तरह से इसके साथ यहाँ पे CO है, कॉपर ऑक्साइड, ये भी हेल्प करेगा जो मतलब अनऑक्सीडाइज्ड हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जाएगा इधर वेपर बन के, उसको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा। और इस तरीका से जितना भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, टोटल का टोटल CO2 बन जाएगा, जितना हाइड्रोजन है टोटल का टोटल वाटर बन जाएगा। वाटर वेपर कंबशन के टाइम पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, इसलिए वाटर वेपर के फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ से वाटर वेपर CO2 आ रहा है, 2 U ट्यूब लगा हुआ है। पहले वाले में है एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, दूसरे में है KOH सॉल्यूशन। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाटर एब्जॉर्बिंग कंपाउंड होता है, इससे जब पास करेगा जितना भी वाटर वेपर होगा उस सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इस चीज को मिटा दे रहा हूं, आप समझ गए हो।
यहाँ ए यूट्यूब जिसमें कैल्शियम क्लोराइड है एनहाइड्रस, मीन्स एनहाइड्रस का मीनिंग हो इसमें वाटर नहीं है, तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर वेपर को, एब्जॉर्प्शन H2O वेपर, और CO2 गैस निकल जाएगा, CO2 को कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो CO2 निकल के अब दूसरे यूट्यूब में जाएगा, इस वाले में, इसमें घुसेगा, इसमें KOH है, KOH सॉल्यूशन CO2 को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, और साथ में जब भी हम लोग कंबशन कराते हैं एक्सेस ऑक्सीजन गैस यूज देते हैं, मीन्स जितना कंबशन रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा देते हैं, तो यहाँ से हमारा ऑक्सीजन गैस जा रहा है, जो यूज हुआ कंबशन में तो यूज हो गया, जो बचेगा वो तो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में रहेगा, तो इधर तो आना पॉसिबल नहीं है, वो भी ऑक्सीजन गैस भी साथ में जाएगा, मीन्स इस रास्ते से हमारा CO2 गैस जाएगा, इस रास्ते से हमारा वाटर वेपर जाएगा, और अनयूज्ड जो ऑक्सीजन गैस वो भी जाएगा, तो ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाटर वेपर को ऑब्जर्व कर लेगा, ये दूसरा यूट्यूब हमारा CO2 को ऑब्जर्व कर लेगा, और ऑक्सीजन गैस जो एक्सेस होगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जो दिखा रहा है यहाँ पे एग्जिट है इसका, बाहर निकल जाएगा। अब होता क्या है कि हम लोग जो यूट्यूब है कैल्शियम जब इसमें रखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, तो उसके वजन को कर लेते हैं, कितना वेट है मेजर कर लेते हैं, जब कंबशन हो जाएगा फिर उसको वेट मेजर करेंगे, अब इसके मास में जितना इंक्रीमेंट होगा वो किसका मास होगा, वाटर का मास होगा, वो M2 होगा। फिर यहाँ पे जो दूसरा यूट्यूब है जिसमें रखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका भी वजन किए हुए हैं, वेट किया हुआ है, अब जैसे और कंबशन हो जाएगा उसके बाद फिर उसको वजन करेंगे, उसके मास में जितना इंक्रीमेंट होगा दैट विल बी मास ऑफ CO2, एंड इन दिस वे वी कैलकुलेट मास ऑफ CO2 एंड मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड इन ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन, एंड फाइनली वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। और इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। 11th क्लास के NCERT बुक में इस हर टॉपिक पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप सब उसको कर सकते हो। जेईई मेन एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो या एडवांस एग्जाम हो, जहाँ भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह का आएगा, बहुत सिंपल रहता है, और जेईई मेन नीट में कंफर्म आएगा। ओके, तो जो 11th के स्टूडेंट्स हैं वो NCERT में जो क्वेश्चन दिए वो सबको बना लेंगे, तो और अच्छे से उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जो स्टूडेंट्स जेईई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो इस चीज़ें समझ में आता है कैसे कैसे हम लोग स्टोइकोमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, अब अगला हमारा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए हम लोग करते क्या है, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना प्रेजेंट है, मतलब नाइट्रोजन कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक होता है डुमास मेथड और दूसरा है जलदाहल मेथड, राइट। डुमास मेथड थोड़ा सिंपल है और जलदाहल भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट पहले डुमास मेथड देखते हैं। डुमास मेथड में करते क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके हमें नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना है उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। कॉपर ऑक्साइड और CO2, कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं और CO2 भी वहां पे रहता है। तो इसमें होता क्या है, अब हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, साथ में नाइट्रोजन भी आ गया, तो अब इसको हम लोग कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हीट करेंगे तो यहाँ भी कंबशन होगा, कंबशन होता है तो यहाँ पे होता क्या है कि जितना नाइट्रोजन का तो कंबशन होगा नहीं, नाइट्रोजन जितने भी हमारे कंबशन रिएक्शंस हैं वो सभी कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, मात्र एक सिंगल नाइट्रोजन का कंबशन जो है वो इंडोथर्मिक होता है। नाइट्रोजन का NO में कन्वर्सन इंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो होता नहीं है कंबशन रिएक्शन में नाइट्रोजन हमारा ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता है, लेकिन थोड़ा बहुत फॉर्म होता है तो भी कॉपर ऑक्साइड की हेल्प से फिर खत्म हो जाता है, मीन्स यहाँ पे उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जितना भी यहाँ पे कार्बन है वो तो CO2 यहाँ भी बनेगा, जितना भी हाइड्रोजन है वाटर तो यहाँ भी बनेगा। हाँ, वो ऑक्सीजन किसका ले रहा है, तो हमारे कॉपर ऑक्साइड से ले रहा है साथ, और जितना भी नाइट्रोजन है यहाँ पे NZ लिखा हुआ है, यह हमारा क्या बन जाएगा, N2 बन जाएगा, Z/2 N2 बन गया। तो इस तरीका से हमारा ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका कंबशन यहाँ पे करवाते हैं कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 का एटमॉस्फेयर CO2 भी रखते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीका से CO2 रखने के पीछे रीजन है कि ऑक्सीजन गैस कैपेबिलिटी कम रहे, कि नाइट्रोजन गैस का फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, हालांकि उस तरह से नाइट्रोजन गैस करता नहीं ऑक्सीजन गैस रिएक्शन,
क्योंकि अगर ऑक्सीजन गैस से नाइट्रोजन रिएक्शन करता है तो एयर में नाइट्रोजन रहता ही नहीं, 78-79% हमारा N2 रहता है, और फिर भी वो O2 से रिएक्शन उस तरह से करता नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस इंडोथर्मिक होता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गया। अब हम लोग जो भी गैसेस यहाँ प्रोड्यूस होता है डुमास मेथड में, जो भी गैसेस हमारा प्रोड्यूस होता है उस सब गैसेस को हम लोग कलेक्ट करते हैं कहाँ पे, तो एक्वस क्यूएच सॉल्यूशन पे। एक्वस क्यूएच सॉल्यूशन के बाद उसको स्टोर करते हैं। अब होता क्या है, उससे हम लोग पास करें, उसमें होता क्या है कि हमारा जो वाटर है जैसे ही सॉल्यूशन में जाएगा, वाटर हमारा कूल डाउन होगा, कंडेंस होगा, कंडेंस होगा, वाटर बन जाएगा, वाटर वेपर, वाटर बन जाएगा, तो क्यूएच सॉल्यूशन में रह गया वाटर। CO2 को खुद ही केवच एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको भी रह जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के बाहर कौन जाएगा, ओनली नाइट्रोजन गैस। तो हमारा जो एक्वस क्यूएच सॉल्यूशन के बाद प्रोड्यूस गैसेस को स्टोर करते हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन के एबव ओनली नाइट्रोजन गैस जाता है, सॉल्यूशन के अंदर रह जाता है वाटर वेपर, कंडेंस होकर वाटर बन करके, और CO2 गैस को केवच एब्जॉर्ब कर लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, तो भी सॉल्यूशन के अंदर रह जाता है। बाहर कौन जाता है, नाइट्रोजन गैस, मींस हमारे इस वेसल के अब नाइट्रोजन गैस है, और इस वेसल हमारा कैलिब्रेटेड रहता है, मींस इसमें रीडिंग रहता है, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो है वो कितना वॉल्यूम है, राइट। अब एक एक्सपेरिमेंट रूम टेम्परेचर पे अगर मान लो हम लोग कर रहे हैं 298 केल्विन पे, तो यहाँ पे पता चल गया वॉल्यूम जो V1 मिलीलीटर, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस्ड N2 गैस, वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस्ड N2 गैस कितना हो गया, V1 मिलीलीटर, राइट। अब नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम पता चल गया। यहाँ हम लोग टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। इस समय टेम्परेचर जो भी है T1 मान लीजिए, इसका T1 टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ प्रेशर हमारा क्या हो गया, P1 हो गया, P1 प्रेशर। लेकिन प्रेशर में एक बात समझना होगा, इसे मिटा रहा हूं मैं, ये जो हमारा प्रेशर है, यह प्रेशर नाइट्रोजन गैस का प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि जब भी किसी गैसेस को हम लोग किसी सॉल्यूशन के बाद या वाटर के बाद, जब भी किसी गैसेस को वाटर के बाद स्टोर करते हैं, तो गैस के साथ वाटर का वेपर भी जाके मिक्स हो जाता है, बिकॉज ऑल गैसेस, ऑल लिक्विड वेपराइज एट ऑल टेम्परेचर। तो यहाँ भी सॉल्यूशन में जो वाटर है वो हमारा वेपराइज हो जाएगा, और वेपराइज होकर के ये जो नाइट्रोजन गैस आप देख रहे हो, इस नाइट्रोजन गैस में कहीं कहीं हमारा क्या रहेगा, वाटर वेपर भी रहेगा, मींस H2O का वेपर भी रहेगा। तो इससे क्या होगा, वाटर वेपर की वजह से ही प्रेशर होगा। तो जो प्रेशर वाटर वेपर की वजह से होता है, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एक्वस टेंशन, क्योंकि प्रेशर एक तरह से टेंशन ही होता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है, जो हमारे P1 प्रेशर हम लोग जो मेजर करेंगे, ये P1 एक्चुअल में नाइट्रोजन गैस का प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर, मींस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन इसको बोलते हैं, मीन्स ये एक्चुअल में वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ये रहता है। तब यहाँ पे हम लोग पहले नाइट्रोजन गैस का प्रेशर निकालते हैं। तो नाइट्रोजन गैस का प्रेशर जो यहाँ पे Pn2 होगा वो एक्चुअल में हो जाएगा P1 माइनस एक्वस टेंशन, राइट। तो यहाँ जो प्रेशर हुआ हमारे नाइट्रोजन गैस का वो P1 माइनस एक्वस टेंशन हो गया। तो हमें नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम पता चल गया, टेम्परेचर पता चल गया, प्रेशर पता चल गया, इतना होगा, ओके। अब हम लोग करते क्या है कि हमें अल्टीमेटली ये सब एक्सपेरिमेंट हम लोग कर क्यों रहे हैं, ये पता करने के लिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना परसेंट है। तो हमें नाइट्रोजन का अमाउंट पता होना चाहिए। तो अमाउंट कैसे पता करेंगे, तो अमाउंट पता करने के लिए हम सबको ये बात पता है कि किसी भी गैसेस का वॉल्यूम अगर STP और NTP भी पता चल गया तो उससे उसका मोल पता चल जाएगा और उससे उसका मास पता चल जाएगा। तो हम लोग करते क्या है इसमें, अगला स्टेप भी मान ले रहा हूं, लेट। अब हमारा काम है कि नाइट्रोजन गैस का STP पे निकालना है, वॉल्यूम कितना मिलीलीटर हो रहा है वो निकालना है। तो मैं मान रहा हूं, लेट वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस्ड N2 गैस, प्रोड्यूस्ड N2 गैस एट STP इज इक्वल टू V मिलीलीटर, राइट। ये मैं मान लिया। तो ये निकलेगा कैसे, तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वी नो दैट
आप एक टेम्परेचर, एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पे गैसेस का अमाउंट निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल तो फिक्स है, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे पीवी इक्वल एनआरटी होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे एन तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो पीवी बाई टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मीनिंग आप फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। किस तरीका से फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हम लोग V2 निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि हमें V2 निकालना है, V2 को मैं मान चुका हूं V, तो V2 भी हो गया, V निकालना है, तो P1 V1 इंटू T2 हो जाएगा बाई T1, तो भी निकल जाएगा। अब P1 की जगह पे आप रखोगे क्या, आया P1 नहीं रखेंगे हम लोग, Ap नाइट्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो एक्चुअल में रखाएगा, ये हमारा हो जाएगा P1 की जगह पे P1 माइनस एक्वेस्टेंशन, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, इंटू V1 की जगह पे V1 तो V1 है, वो जो वॉल्यूम हम मेजर कर रहे हैं वो रहेगा। T2 क्या है, हमें कहाँ निकालना है, रूम टेम्प हमने निकालना है, एसटीपी पे निकालना है, एसटीपी, तो एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, तो 273 हो गया राइट, बाई P2 भी नीचे आ जाएगा क्योंकि हमें V2 निकालना है ओनली, इसको मैं भी माना हूं, तो क्या हो जाएगा, ये T2 चला गया और P2 नीचे आ गया। इसको मिटा दे रहा हूं, देखो T1, तो T1 है जो भी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो होगा वो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, और जो भी जिस टेम्परेचर मेजरमेंट रहेगा। और P2 क्या होगा, तो P2 हमारा एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है 1 atm, मतलब 1 atm इज 760 mm, क्योंकि वॉल्यूम ले रहा है मिलीलीटर में तो इसको mm में ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से यहाँ पे वॉल्यूम आ गया हमारा और यहाँ से वॉल्यूम निकल गया, जो भी वॉल्यूम आएगा उसको मैं मान लिया हूँ कितना, V मिलीलीटर। मीन्स एसटीपी पे नाइट्रोजन गैस का ऐसे हुआ क्या, डुमास मेथड में पहले आपने एक्सपेरिमेंट किया जिस टेम्परेचर प्रेशर पे, वहां पे आपका निकल गया वॉल्यूम V1, उस V1 वॉल्यूम को नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पे निकाल लिया मैं, और एसटीपी पे वॉल्यूम उसको क्या मान लिया, V मान लिया, तो एसटीपी पे हमारे नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम आ गया V मिलीलीटर। अब हमें ये पता चल चुका है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से V मिलीलीटर नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है। अब आगे की कहानी वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट एसटीपी V मिलीलीटर में पता चल गया। अब आगे की कहानी, अब यहाँ मान ले रहा हूं मैं V मिलीलीटर हो गया, तब मास कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि एसटीपी पे 22.4 लीटर, कोई किसी भी गैस का मास मोल कितना होता है 1 होता है, मोलर मास 1 होता है। मींस कोई भी एसटीपी पे 22.4 लीटर किसी भी गैस का मतलब 1 मोल होता है। मींस 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 लीटर होता है। मींस 22,400 मिलीलीटर कोई भी गैस एसटीपी पे 1 मोल होगा। 1 मोल होगा का मतलब 1 मोल का मास कितना होता है, मोलिकुलर मास के इक्वल होता है। मींस एट एसटीपी हमें पता है पहले से, वी नो दैट क्योंकि मिलीलीटर में काम हो रहा है इसलिए मैं ले रहा हूं मास ऑफ 22,400 मिलीलीटर N2 गैस एट एसटीपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28 ग्राम इस मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। मींस इतना मिलीलीटर नाइट्रोजन गैस का 28 ग्राम मास है, तो V मिलीलीटर का मास कितना होगा, इसको ऐसे लिखेंगे, या डायरेक्टली हम लोग इतना मिलीलीटर N2 गैस का मास हुआ 28 ग्राम, तो V मिलीलीटर N2 गैस का मास कितना हो जाएगा 28 बाई
22Z400 इंटू भी मिलीलीटर, राइट, 20 ग्राम, राइट, इतना ग्राम हो जाएगा हमारा इंटू का मास। अब नाइट्रोजन का मास निकल गया, नाइट्रोजन का मास निकल गया, तो इसे क्या निकाल लेंगे हम लोग, परसेंटेज। तो और यहाँ मान लो लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू m ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन, तो 28 भी 400 बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड m इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज। इस तरीका से परसेंटेज हम निकाल लेंगे। तो डुमास मेथड में आपको याद रखने वाली बात यही है कि यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबशन करवाते हैं कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में एंड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। कंबशन जब होगा तो जितना भी नाइट्रोजन रहेगा वो कंबशन करेगा नहीं, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म निकल जाएगा, कार्बन हमारा CO2 बनेगा, वो हाइड्रोजन हमारा वाटर वेपर बनेगा। जो भी गैसेस प्रोड्यूस होता है उस सबको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में स्टोर करते हैं उसके ऊपर। तो जैसे ही स्टोर करेंगे तो जितना भी उसमें CO2 होगा सबको KOH ऑब्जर्व कर लेगा, सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। जितना भी वाटर वेपर होगा वो कंडेंस होकर वाटर बन जाएगा, वो इस वाटर के सॉल्यूशन में चला जाएगा। सॉल्यूशन के बाहर केवल इन नाइट्रोजन गैस रहेगा जिसके वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, तो वहाँ वॉल्यूम मेजर कर लिए और जिस टेम्परेचर प्रेशर पे वो एक्सपेरिमेंट किए हैं उस पर वॉल्यूम मेजर हो गया N2 गैस का। अब उस N2 गैस के वॉल्यूम को हम लोग STP पे निकाल लेते हैं फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, P1V1 by T1 इक्वल टू P2V2 by T2। और फिर जब नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम पता चल गया STP पे, तो STP पे तो किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो उसके हेल्प से मास निकल गया तो परसेंटेज निकल गया। तो इस तरीका से डुमास मेथड से हम लोग नाइट्रोजन का एस्टिमेशन किए। आप इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया उसको भी बना सकते हो, और जेईई में नीट का कोई भी क्वेश्चन जो आएगा इसी प्रिंसिपल पे आएगा और आप उसको बना सकते हो। अब अगला जलदाहल मेथड देखते हैं। तो जलदाहल मेथड देखते हैं क्या है। जलदाहल मेथड में कई रिएक्शंस थोड़ा है, इसलिए बहुत टेंशन नहीं लेना आप सब। इसमें हम लोग करते हैं जलदाहल मेथड में कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हम लोग को नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं। मींस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, पहली बात। दूसरी बात, नाइट्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट। जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जितने भी नाइट्रोजन होते हैं ऑल नाइट्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगला, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज देन हीटेड विथ एक्सेस NaOH। अब जो रिजल्टिंग मिक्सचर रहता है उसमें अमोनियम सल्फेट रहता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जितने भी नाइट्रोजन है सब अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गए हैं, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो आप लिए हो पूरा का पूरा यूज नहीं हुआ है, वो भी बचा होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी बचा हुआ है। उस मिक्सचर को जो रिजल्टिंग मिक्सचर कहलाया जिसमें अमोनियम सल्फेट भी और सल्फ्यूरिक एसिड भी है, उसको हम लोग एक्सेस NaOH से रिएक्ट करवाते हैं, NaOH सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाते हैं, मींस एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं, मींस टाइट्रेशन करवाते हैं। एसिड बेस रिएक्शन को टाइट्रेशन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब NaOH से रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो NaOH रिएक्शन करता है किससे, अमोनियम सल्फेट से करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से भी करेगा, अब अमोनियम सल्फेट से जो रिएक्शन करता है तो अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन करके वह अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर देता है, तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस करता है। और रिएक्शन हमारा इस तरह से होता है, यहाँ पे देखो रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया, अमोनियम सल्फेट बना। रिजल्टिंग मिक्सचर जो हमारा ये है, रिजल्टिंग मिक्सचर, इसमें अमोनियम सल्फेट भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, उसको जब NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम सल्फेट फॉर्म होता है, साथ में अमोनिया गैस प्रोड्यूस होता है और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। अमोनियम सल्फेट जब रिएक्शन करेगा NaOH से, हमारा अमोनियम सल्फेट एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, इसलिए इसके पास एसिडिक नेचर रहता है, इसलिए NaOH से रिएक्शन कर लेगा। NaOH से रिएक्शन करके अमोनिया गैस प्रोड्यूस करता है। अब वो जो उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, द
द लिबरेटेड अमोनिया गैस इज एब्जॉर्ब्ड इन एक्सेस ऑफ ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मींस हमारा NaOH सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करके जो अमोनिया गैस प्रोड्यूस किया, अब इस अमोनिया गैस को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? हमारे रिजल्टिंग मिक्सचर में जो अभी भी H2SO4 बचा हुआ है, वो H2SO4 इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इस अमोनिया गैस को। और क्योंकि अमोनिया गैस हमारा बेसिक नेचर रखता है और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, इसलिए वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड का कितना वॉल्यूम अमोनिया गैस के कितना वॉल्यूम को एब्जॉर्ब करता है, उसी से हमारा पूरा एस्टिमेशन होता है। तो उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इधर वाला पार्ट में मिटा दे रहा हूं। अब आप देखो, इसको थोड़ा सा समझना है और बाद बाकी हम लोग को डायरेक्ट इसका क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है। अब इसमें देखो क्या है, अब सब मैं यहाँ भी वॉल्यूम सब मिलीलीटर में लिया जाता है, एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम लीटर में होता नहीं है। 1 लीटर बहुत बड़ा अमाउंट है, उतना बड़ा बड़ा भेजल हमारे पास रहता नहीं है। केमिस्ट्री में हमेशा मिलीलीटर में वॉल्यूम इस्तेमाल होता है क्योंकि केमिकल बहुत खतरनाक भी होता है और एपरेटस छोटे छोटे भी रहते भी है। तो भी मिलीलीटर ये वॉल्यूम है किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलारिटी यहाँ पे कैपिटल M है। जो मोलारिटी सल्फ्यूरिक एसिड का है वही मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 1 मोलारिटी नहीं, कैपिटल M इज द मोलारिटी। तो जितने जो मोलारिटी सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का है वही मोलारिटी का हम लोग रखते हैं NaOH का भी सॉल्यूशन। क्योंकि मोलारिटी जब सेम रहता है तो वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल को इक्वेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी अगर दो सॉल्यूशन का सेम हो जाएगा तो वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। इसलिए हम लोग n फैक्टर के अकॉर्डिंग, इसलिए हम लोग मोलारिटी यहाँ पे सेव रखते हैं। तो M कैपिटल M मोलारिटी सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन का, और उसका इनिशियली कितना वॉल्यूम लिया गया? V मिलीलीटर लिया गया वॉल्यूम। अब V1 मिलीलीटर में मान रहा हूं कि हमारा NaOH जो सॉल्यूशन है इसका ही मोलारिटी कैपिटल M है। कैपिटल M मोलारिटी NaOH का भी कैपिटल M हो गया। तो अब यहाँ और ये तो तुमको पता है आप सबको कि NaOH और सल्फ्यूरिक एसिड में अगर रिएक्शन होगा तो क्लियर सी बात है, सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल को NaOH का 2 मोल चाहिए। अब मोलारिटी में सेम कर चुका हूं तो वॉल्यूम में रिलेशन होगा। 1 वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड को 2 वॉल्यूम NaOH चाहिए, मतलब जितना वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होगा उसका दुगना वॉल्यूम NaOH का इस्तेमाल होगा। अगर सॉल्यूशन के वॉल्यूम के फॉर्म में बात करते हैं तो चूंकि यहाँ मोलारिटी फिक्स कर दिए हैं, दोनों का सेम कर दिए हैं, तो वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन ले सकते हैं। क्योंकि हमारा मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे फिक्स हो गया मोलारिटी फिक्स होने से, और वॉल्यूम के टर्म्स में हम लोग बात आराम से कर सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन के वॉल्यूम के टर्म्स में यहाँ बात हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जितना वॉल्यूम हमारा NaOH का खर्च हो रहा है उसका आधा वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड का खर्च होगा, क्योंकि 1 वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड 2 वॉल्यूम NaOH से रिएक्शन करेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो यहाँ मैं मान रहा हूँ V वॉल्यूम मान रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड का जो लिया गया है, V1 वॉल्यूम मान रहा हूँ जो NaOH सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल हुआ है। तो V1 वॉल्यूम NaOH का V1 वॉल्यूम ऑफ M मोलारिटी NaOH solution will neutralize V1 by 2 milliliter of M molarity sulfuric acid। मीन्स NaOH का जितना वॉल्यूम होगा उसका आधा वॉल्यूम ही सल्फ्यूरिक एसिड का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो NaOH का 1 मोल इसके 1 मोल इसके 2 मोल से कंबाइन करता है, इसका 1 वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम से करेगा, तो इसका 2 वॉल्यूम जितना वॉल्यूम NaOH का उसका आधा वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड का होगा, इसलिए V1 by 2 वॉल्यूम किसका हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड का। इसका मतलब यह हुआ कि आपने लिया है इनिशियली V मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड, इनिशियल है V मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड, इनिशियल H2SO4, सॉल्यूशन मोलारिटी सेम है इसलिए उसका डिस्कशन ही नहीं कर रहा हूं। V1 by 2 मिलीलीटर खर्च हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया NaOH के द्वारा, न्यूट्रलाइज बाय NaOH। तो अब लेफ्ट कितना है, बचा कितना हुआ है? लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ H2SO4
कितना हो जाएगा, तो V माइनस V1/2, राइट। इतना मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम बचा हुआ है। अब यही वॉल्यूम वो इतना, इसके अकॉर्डिंग वो अमोनिया को एब्जॉर्ब करेगा। अब अमोनिया के साथ भी सल्फ्यूरिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि अमोनिया हमारा बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है। अब इनका रिएक्शन भी देख लो, H2SO4 अगर सल्फ्यूरिक अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो कैसा रिएक्शन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल अमोनिया का 2 मोल से कंबाइन करेगा, तब बनेगा अमोनियम सल्फेट। मतलब यहां भी हो गया कि इसका 1 वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम से कंबाइन करेगा, मीन जितना वॉल्यूम हमारे सल्फ्यूरिक एसिड का है उसका दुगना वॉल्यूम अमोनिया का वो एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पे हो गया उसका दुगना वॉल्यूम हमारा अमोनिया का वो एब्जॉर्ब करेगा। तो देखो आप सब V माइनस V1/2 मिलीलीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैन न्यूट्रलाइज 2 into V minus V1/2 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया विथ मोलारिटी कैपिटल M। मीन्स यहाँ पे मैं दिखाया हूँ कि H2SO4 का 1 मोल अमोनिया का 2 मोल से कंबाइन करेगा, इसका 1 वॉल्यूम इसका 2 वॉल्यूम से कंबाइन करेगा। तो जितना वॉल्यूम हमारे सल्फ्यूरिक एसिड का है उसका दुगना वॉल्यूम वह अमोनिया का एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो मैं लिख दिया 2 into V minus V1/2 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया। मोलारिटी यहाँ पे सबका सेम है, जितना मोलारिटी सल्फ्यूरिक एसिड का उतना ही मोलारिटी NaOH का, उतना ही मोलारिटी अमोनिया का। मोलारिटी सेम रखोगे तभी वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन आप यूज कर सकते हो। तो इसका मोलारिटी भी M है। अब यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि M मोलारिटी मीन्स इतना वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ मोलारिटी कैपिटल अगर M है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 1000 मिलीलीटर वॉल्यूम अमोनिया सॉल्यूशन के 1000 मिलीलीटर लोगे, अगर मोलारिटी 1 है, 1 मोलारिटी अगर है तो 1000 मिलीलीटर अमोनिया में, अमोनिया के सॉल्यूशन में अमोनिया का कितना मास होगा जी, 17 ग्राम मीन्स 1 मोल होता है। मोलारिटी अगर 1 है, फॉर 1 मोलारिटी सॉल्यूशन, 1 मोलारिटी सॉल्यूशन की बात करें तो 1000 मिलीलीटर में मीन्स 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 1 मोल हमारा अमोनिया होगा। 1 मोलारिटी अमोनिया सॉल्यूशन की बात करें, फॉर 1 मोलारिटी अमोनिया सॉल्यूशन की बात करें, इसका मीनिंग हुआ कि 1000 मिलीलीटर वॉल्यूम में हमारा 1 मोल अमोनिया होगा। 1 मोल अमोनिया का मतलब हुआ 17 ग्राम अमोनिया होगा। 17 ग्राम अमोनिया का मतलब हुआ 1 मोल अमोनिया होगा। उस 1 मोल अमोनिया में नाइट्रोजन कितना होगा, हमें नाइट्रोजन निकालना है। 1 मोल अमोनिया में नाइट्रोजन कितना होगा जी, तो 14 ग्राम होगा, क्योंकि अमोनिया में एक नाइट्रोजन है। तो अमोनिया का 1 मोल अमोनिया का जो मास होता है 17 ग्राम, उसमें नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम और 3 हाइड्रोजन का मास 3 ग्राम। तो यहाँ मैं डायरेक्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में लिख रहा हूँ कि 1 मोलारिटी अमोनिया अगर सोल्यूशन है, उसका मतलब हुआ 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन में 17 ग्राम अमोनिया होगा, मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन होगा डायरेक्ट। 1000 मिलीलीटर वॉल्यूम में 14 ग्राम नाइट्रोजन, तो कितना वॉल्यूम यहां पे है, तो 2 इंटू V माइनस V1/2 मिलीलीटर वॉल्यूम में कितना होगा, तो 14/1000 इंटू 2 इंटू V माइनस V1/2, इतना ग्राम नाइट्रोजन होगा, राइट। लेकिन किसके लिए, 1 मोलारिटी के लिए। 1 मोलारिटी में इतना ग्राम नाइट्रोजन होगा। अगर सॉल्यूशन का मोलारिटी 1 है तो इतना ग्राम नाइट्रोजन होगा। तो M मोलारिटी में क्या होगा, फॉर M मोलारिटी सॉल्यूशन मास ऑफ, ना इसको मिटा दे रहा हूं इस साइड वाला,
थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें रहता है समझने के लिए, एक बार समझ जाओगे स्टोइकियोमेट्री है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। फॉर ए मोलारिटी सॉल्यूशन मास ऑफ नाइट्रोजन इन 2 into V minus V1 by 2 मिलीलीटर सोल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा 14 into 2। तो यहां पे मास ऑफ नाइट्रोजन इन, ये हमारा मास ऑफ नाइट्रोजन इन 2 into V minus V by 2 V minus V by 2 मिलीलीटर सोल्यूशन इज इक्वल टू इतना हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैसे मास निकाले, यहाँ पे 1 मोलारिटी के लिए इतना था, तो m मोलारिटी के लिए कितना हो जाएगा, इसे m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो गया, यहाँ तक पता चल गया कि V2 इंटू मतलब V माइनस V बाई 2 मिलीलीटर अमोनिया सोल्यूशन जिसका मोलारिटी कैपिटल M है, उसमें नाइट्रोजन का कितना मास है। इस में नाइट्रोजन का मास मिल गया। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर मास पता चल गया तो परसेंटेज निकाला तो सिंपल हो गया। अब यहाँ पे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिया हुआ मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, तो कर दिया। अब 100 से इसको कट कर दिया तो 10 हो गया, 14 को 10 से डिवाइड कर दिया 1.4 हो गया। तो ये हमारा परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया और इस तरीके से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला से भी आप काम कर सकते हो। भी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टेकन, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टेकन है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टेकन, V1 है वॉल्यूम ऑफ NaOH टेकन, M है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैपिटल M है मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। तो इस तरीके से जलदार मेथड से आप एस्टिमेशन कर लिए। यहाँ एक बात बताना है, बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जलदार मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दोज कंपाउंड्स which have nitrogen in the form of nitrogen in the form of azo means azo compound, nitro compound, या नाइट्रोजन अगर साइकिल में प्रेजेंट है पायरिडीन जैसा, तो इस तरह के कंपाउंड में जलदार मेथड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब नाइट्रोजन प्रेजेंट में सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करने पे वो अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होता है। तो याद रखना आप सब कि इस तरह के कंपाउंड के केस में जलदार मेथड पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यह हमारा हुआ जलदार मेथड। अब इसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे कैरियोस मेथड, जो हैलोजन के लिए होगा।